सादर सेवा जोहार और आप सबको आर्थिक वेबिनार की कड़ी 1000 पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से ये बड़ा ऐतिहासिक दिवस है कि लगातार 1000 कड़ी आर्थिक गण व्यवस्था का आप सब लोगों ने मिल करके पूरा किया और पूरा देश जितने लोग जो है आर्थिक वेबिनार को जानते हैं वो सभी के लिए यह गौरव का विषय है, ऐतिहासिक विषय है कि 1000 कड़ी लगातार पूरा करना अपने आप में जो है एक इतिहास है। साथियों, ऐसे दौर में जब जो है किसी का ध्यान अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं जा रहा था, बहुत से संगठन बने, बहुत से जो है बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते थे और पहले चरण के आयोजनों को देखें तो पहले चरण के जो शुरुआती दौर के जो सामाजिक सभा या सामाजिक सम्मेलन जो हुआ करता था, उसमें जब समाज के लोग बैठते थे तो या तो रोटी बेटी के ऊपर बात करते थे, अपने समाज की जो है अपनी जाति की व्यवस्था के ऊपर बात करते थे। फिर धीरे धीरे समय बीता, आगे बढ़ा और कुछ जागृति बढ़ी तो बहुत से लोग शिक्षा के ऊपर बात करते थे, बहुत से लोग शराब छोड़ने के ऊपर बात करते थे, नशाखोरी के ऊपर बात करते थे, समाज की कुरीतियों के ऊपर बात करते थे। और समय आगे बढ़ा और जागृति बढ़ी तो लोग राजनीतिक आंदोलन को सफल बनाने की भी बातें करने लगे कि भाई हमारा जो है राजनीति में एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारे जो है बहुत से सामाजिक मान्यताएं हैं उसको खतरा है, भाषा को खतरा है, संस्कृति को खतरा है। ये सब बातें जो है होने लगी। समय और आगे बढ़ा तो झारखंड से माननीय हमारे विजय कुजूर सर जो हैं, विजय कुजूर दादा हैं, आनंद प्रकाश टोप्पो जी हैं, कृष्णा हंसदा जी हैं, बबीता कच्छप जी हैं, इन लोगों ने बड़ा ऐतिहासिक चीजें जो है समाज में लेकर के आया कि 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, संवैधानिक अधिकार, ये चीजें निकल करके आई। हालांकि ये संविधान में पहले से लिखा हुआ था, किंतु इस बात को न तो राजनेता समझ पाते थे और न समाज के लोग समझ पाते थे। खुद जो है कानून या अदालतों में जो वकील होते थे, जज होते थे, उनको भी ये बातें पूरी तरह समझ में नहीं आती थी। उन बातों को बहुत ही सरल और सहज तरीका से समाज के बीच में विजय कुजूर सर लोगों ने, विजय कुजूर दादा, कृष्णा हंसदा दादा, ये लोगों ने लेकर के आया और देखते ही देखते जो है पूरे समाज में संवैधानिक जागृति का जो है एक दौर चल पड़ा। उसके पहले अगर जाएं, उसके पीछे अगर चले जाएं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन दादा हीरा सिंह मरकाम ने छेड़ा। तो दादा मरकाम का जो आंदोलन था वो सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि समाज में आर्थिक के साथ साथ में समग्र क्रांति का आंदोलन था। भाषा, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक सारे चीज को लेकर के उन्होंने आंदोलन छेड़ा, जिसका नाम था गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, जिसके तहत उन्होंने गोंडवाना बैंक भी बनाया और जगह जगह उसके ब्रांच भी खुले। तो एक बहुत बड़ा क्रांति जो है आर्थिक क्रांति के रूप में दादा मरकाम का पूरे जो है मध्य भारत में फैला। तो वो आंदोलन भी
बहुत बेहतरीन ढंग से चला और अभी भी बहुत से जगह में संचालित है। उसके बाद जो है दादा कुजूर लोगों का जब संवैधानिक आंदोलन चला तो पूरे देश में जो है संवैधानिक भूचाल आ गया और सभी नेता सभी मंत्री लोग जो है आदिवासियों की बात करने लगे, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की बात करने लगे। इस कड़ी में हमारे जो सामाजिक मुखिया लोग थे उनको भी जेल भी जाना पड़ा, अपने नौकरी उनका नौकरी जो है दांव में पड़ गया और वो जो हमारे बुजुर्ग दादा लोगों को जेल जाना पड़ा, कृष्णा हंसदा लोगों को जेल जाना पड़ा। तब हम लोगों को एक चीज समझ में आया कि समाज में कितनों भी जागृति आ जाए, यदि हमारे पास पूंजी नहीं है तो पावर नहीं। पावर, ये दुनिया पावर की होड़ में मचा हुआ है। पावर को पाने के लिए जो है प्रतियोगिता कर रहा है। हर एक व्यक्ति पावरफुल बनना चाहता है, चाहे राष्ट्र की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे व्यक्ति की बात हो। देश के लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देखें तो अमेरिका पावरफुल कहलाता है क्योंकि उसके पास अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसकी पूंजी मजबूत है। चीन, जापान ये पावरफुल कहलाते हैं, रूस पावरफुल कहलाता है, इजराइल पावरफुल कहलाता है। तो कुल मिलाकर के पावर को अगर एक शब्दों में समझें तो वो रुपया है, वो अर्थव्यवस्था है। ये हम लोगों को समझ में आया। यदि हमारे पास रुपया होते तो हमारे मुखिया लोगों को जेल भी नहीं होता, उनकी जमानत करने में भी आसानी होती। इस प्रकार से बहुत से चीजें हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया और इस रिसर्च में हम लोगों ने दादा मरकाम का जो आंदोलन था उसको रिसर्च किया कि दादा मरकाम ने गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन चलाया था। तो वो बोला करते थे कि जमीन एक दिन खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनों का बंटवारा होता है और एक स्थिति ऐसा आएगा कि जमीन खत्म हो जाएगा। वो मीटिंगों में, सभाओं में बोला करते थे। वो चीजें हमारे समझ में शुरू से था दादा मरकाम के भाषणों को, उनके कार्यक्रमों को सुनने के बाद से जो है। लेकिन हम एक ठोस रणनीति बनाना चाह रहे थे, ठोस जो प्लान बनाना चाह रहे थे। अब वो प्लान बनाने का अवसर हम लोगों को उस समय मिला जब हमारे मुखिया लोग जेल जाने लगे। ये बड़ा चिंता का विषय हो गया कि जमानत कराने के लिए भी पैसा नहीं थे। तो हम लोगों ने इसको सिस्टमेटिक तरीके से बहुत रिसर्च किए। हम लोग जो है ना विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था पर रिसर्च किया, अग्रवाल समुदाय की अर्थव्यवस्था पर रिसर्च किया, मुस्लिम समुदाय की अर्थव्यवस्था पर रिसर्च किया। हमारा टीम जो है जिसमें देवचंद राम पंडो सर है, चंद्रिका प्रसाद आयम है, गुमान नाग मरावी जी हैं, राजेंद्र पावले जी हैं, भूसाय मरकाम जी है, संतोष मीन जी हैं, ऐसे करके हमारे तमाम जो टीम है, सुरेंद्र करियाम जी है, डीसी प्रसाद सोरी जी है, राजा क्षितिज के हैं, विजय मनपत हैं, ऐसे करके हमारे टीम में जो है ना इस पर जो है हम चिंतन मनन विचार करना शुरू किया। और इस दौरान हम कई ठो आंदोलन में भी लगातार जो है बचराज कुंवरगढ़ को बचाने के लिए, कुदरगढ़ को बचाने के लिए लगातार हम लोग सक्रिय रहे और उन चीजों पर सफलता भी मिली, जिसमें दादा जयनाथ के राम का बहुत बड़ा जो है एक प्रकार से संरक्षण रहा कि सरगुजा में सामाजिक काम करने वाले किसी भी सामाजिक मुखियाओं को गिरफ्तार होने नहीं देते थे, संरक्षण देते थे। तो कहीं ना कहीं जब बुजुर्ग दादा लोगों की गिरफ्तारी हुई तो हम लोगों को डर हो गया, लेकिन केराम जी के रहते हम लोगों को जो है वो डर जो है ना उतना नहीं सताया। तो इस दौरान जो है रिसर्च करके हम लोगों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमको अपने समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, तभी हम पावरफुल बन सकते हैं, अन्यथा किसी भी हाल में पावरफुल नहीं बन सकते।
और लिखित रूप में हम लोगों ने एक प्लान बनाया और उस प्लान को हम लोगों ने पहले जो छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के 6 जिलों में लागू किया। वो दिनांक था 9 फरवरी 2020। 9 फरवरी 2020 जो चलगली में आयोजित हुआ था और बाबा बछराज कुंवर गढ़ का गढ़ अधिवेशन कार्यक्रम था। तो पारंपरिक आदिवासी महासभा स्थापना नीति, जिसमें बरार व्यवस्था को शामिल करके अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर जो प्रस्ताव पारित करके उसको समाज में लागू किया गया। तो उसमें बरार व्यवस्था को शामिल किया गया था। अब निश्चित रूप से जब बरार की बातें आती हैं तो उसके पीछे के इतिहास को जानना जरूरी है कि हम लोगों ने देखा कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, कैसे मजबूत किया जाता है। इसके लिए जब हम कई चीजों का अध्ययन किए तो एक चीज समझ में आया कि रुपया जो है ना, से ही कोई अमीर और कोई गरीब होता है आज के समय में। पहले के समय में अमीर उसको कहते थे जिसके पास जमीन ज्यादा होता था, जिसके पास जो है मवेशी ज्यादा होता था, जानवर ज्यादा होते थे, जिसके पेड़ पौधा ज्यादा होता था, जिसके पास, उसको पहले के लोग अमीर व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति कहते थे। लेकिन आज के समय में पावरफुल व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति उसको कहते हैं जिसके पास रुपया ज्यादा होता है। ये चीज हम लोगों को समझ में आया। लेकिन हम लोगों ने उसमें एक भी रिसर्च करना शुरू किया कि ये रुपया की दो स्थिति होती है, या तो रुपया आता है अथवा रुपया जाता है। आपके घर में रुपया या तो आएगा अथवा जाएगा। तो जिसके पास रुपया आता है उसके पास रुपया बढ़ता है, मतलब वो अमीर बनता जाता है। अब जिसके पास से रुपया बाहर जाता है वो गरीब बनता चला जाता है। मतलब जिसके पास रुपया ज्यादा आएगा वो अमीर बनेगा और जिसके पास से रुपया बाहर जाएगा वो गरीब बनेगा। तो रुपया या तो आता है अथवा जाता है, और जिसके पास आता है वो अमीर बनता है। तो हम लोगों ने विचार किया कि ये रुपया आता और जाता कैसे है, इसके आने और जाने के रास्ते क्या है। तब समझ में आया कि रुपया हमारे घरों में तभी आता है जब हम कोई चीज को बेचते हैं, मतलब बेचने से ही रुपया आता है। जब हम अनाज पैदा करते हैं तो उसको बेचते हैं तो उसके बदले में रुपया हमारे घरों में आता है। जब वनोपज इकट्ठा करते हैं उसको बेचते हैं तो उसके बदले में रुपया हमारे घरों में आता है। जब हम मजदूरी करते हैं तो अपने श्रम को बेचते हैं, अपने परिश्रम को बेचते हैं, अपने समय को बेचते हैं, तो उसके बदले में जो मजदूरी मिलता है वो रुपया हमारे घरों में जो है श्रम के बदले में आता है, श्रम को बेचने से बदले में आता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने टैलेंट को, अपने ज्ञान को, अपने डिग्री को, अपने समय को सरकार के पास गिरवी रखता है, उसके बदले में हर महीना सैलरी लेता है। इसका मतलब जो है हम अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को बेचते हैं तो उसके बदले में रुपया आता है। सर्विस देने वाला व्यक्ति अपना सर्विस को बेचता है तब उसके यहाँ रुपया आता है। कुल मिलाकर के बेचने से ही रुपया आता है। और बेचने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। टीवी बेचने वाला कंपनी टीवी बेचता है इसलिए उसके पास रुपया जाता है और अमीर बनता है। कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेचता है इसलिए उसके पास रुपया जाता है, वो अमीर बनता चला जाता है। जितने लोग अमीर बने दुनिया में बेच करके अमीर बने, बिना बेचे रुपया आता नहीं। ठीक उसी प्रकार से रुपया हमारे घरों से बाहर जाता कैसे है, तो रुपया बाहर जाने का भी एक ही रास्ता है, उस रास्ते का नाम है खरीदना। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बदले में रुपया बाहर जाता है। जैसे हम कपड़ा खरीदे तो हमने रुपया बाहर दे दिया, बदले में हमने कपड़ा लाया। जब मोटरसाइकिल खरीदे तो रुपया बाहर गया, मोबाइल खरीदे तो रुपया हमारे हमसे बाहर दूर गया। हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो रुपया हमसे दूर जाता है और हम गरीब होते हैं। तो इस प्रकार से जो बेचने वाला है वो अमीर बनता है और जो खरीदने वाला है वो गरीब बनते चला जाता है।
अब इस खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को, इसी व्यवस्था को बाजार कहते हैं। खरीदने और बेचने की इसी व्यवस्था को बाजार व्यवस्था कहते हैं। और इस बाजार व्यवस्था में हम सिर्फ खरीदार लोग हैं, खरीदने वाले लोग। जिस प्रकार से बेचने वाला व्यापारी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बेचते ही रहता है, वो बेचने के लिए ही दुकान खोल करके बैठा है, ठीक उसी प्रकार से हम सुबह से लेकर रात तक खरीदते ही रहते हैं। हम खरीदने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा लगता है। कपड़ा बेचने वाला जो व्यक्ति है वो सुबह से दुकान खोलता है और रात तक बेचते रहता है। मोबाइल वाला सुबह दुकान खोलता है, रात तक बेचते रहता है। और हम सुबह जब जैसे ही सो करके उठते हैं तो सोते भी हैं तो खरीदा हुआ नींद है हमारा। रात में हम सोने गए तो मच्छर काटा, तो मच्छर को से बचने के लिए हमने मच्छरदानी लगाया। कहां से लगाया? खरीदा हुआ। कछुआ अगरबत्ती जलाया, खरीदा हुआ। जिस बिस्तर पर लेटे उसका गद्दा, उसका रजाई, उसका पलंग सब खरीदा हुआ। सुबह सो करके उठे तो बाथरूम में जिस हम कोलगेट ब्रश का इस्तेमाल किए, खरीदा हुआ। पानी का इस्तेमाल किए, हैंडपंप का पानी है या बोर का पानी है तो चूंकि उसमें बोर मशीन लगा हुआ है, वो भी खरीदा हुआ। बिजली जो कनेक्शन आया है वो भी खरीदा हुआ। फिर नाश्ता करने गए तो नाश्ता में जो मसाला डाला हुआ, मिर्च डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है, जो उसमें अनाज है, सब्जी है, भोजन है, सब चीज खरीदा हुआ। आदमी खाना भी खाता है तो खरीदा हुआ खाता है, और उस खाए हुए चीजों को पचाने के लिए खरीदा हुआ पाचक लेता है। अब तो ऐसा हो गया है कि खा लेने के बाद भी उस पेट साफ नहीं होता है तो उसको साफ करने के लिए भी खरीदा हुआ दवाई इस्तेमाल करना पड़ता है। जब वो घर से बाहर गया, शर्ट पहना, कपड़ा पहना, खरीदा हुआ, जूता पहना, खरीदा हुआ, मोबाइल इस्तेमाल खरीदा हुआ किया, पेट्रोल डलवाया, खरीदा हुआ। मतलब बिना खरीदे हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से मुर्गी सुबह से लेकर रात तक दाना चरते रहता है, उसी प्रकार से हम दिन भर कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, दिन भर खरीदा हुआ इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके कारण से हमारे पास अर्थव्यवस्था नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि खरीदना गलत है, खरीदना गलत नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति खरीदता है। महत्वपूर्ण यह है कि बेचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। खरीदने के लिए तो है, लेकिन बेचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है ना। और बिना बेचे रुपया आता नहीं है, और जब तक रुपया नहीं आएगा तब तक हम अमीर नहीं बन सकते, पावरफुल नहीं बन सकते। ये बड़ा सवाल है। हम सबको पावरफुल बनना है, जिस प्रकार से इजराइल पावरफुल है, जिस प्रकार से दुबई पावरफुल है, जिस प्रकार से अमेरिका पावरफुल है, जिस प्रकार से जापान पावरफुल है, जिस प्रकार से रूस पावरफुल है, उसी प्रकार से हम ट्राइबलों को भी पावरफुल बनना होगा। और पावरफुल बनने के लिए शारीरिक रूप से ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है, आपको आर्थिक रूप से ताकतवर बनने की जरूरत है। इजराइल बहुत छोटा सा देश, आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा इजराइल का जो केस स्टडी, छोटा सा देश, वो उसके ऊपर जो उसके यहाँ जब कोई मिसाइल दागता है तो ऊपर में ही खत्म कर देता है, इतना पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वहां का पूंजी अर्थव्यवस्था मजबूत है। सिंगापुर पावरफुल है, तो हमको पावरफुल बनना है अर्थव्यवस्था के माध्यम से। तो साथियों, पावरफुल बनने के लिए बेचने की वस्तु होना जरूरी है, और बेचने के लिए हमारे पास क्या है? सिर्फ कृषि उपज है।
हमारे यहाँ जब कोई मेहमान आता है तो हम क्या चीज बेचते हैं? अनाज को बेच करके चाय पत्ती लाते हैं, दाल लाते हैं, आलू लाते हैं, तब बनाते हैं। गांव में ऐसा ही होता है ना, कोई मेहमान आ गया तो अनाज को लेकर के दुकान जाता है, बदले में खाने पीने की चीज खरीद करके लाता है। महुआ को पकड़ करके, अलसी को पकड़ करके, दलहन तिल को पकड़ करके दुकान जाता है, बदले में खरीद करके खाने पीने की चीजें लाता है, उपयोगी चीज लाता है। तो हमारे पास बेचने के लिए क्या है? कृषि उपज है और वनोपज है। या तो हम खेती में पैदा किए अनाज को बेचेंगे, या जंगल से इकट्ठा किए हुए वनोपज को बेचेंगे। उसके अलावा बेचने के लिए हमारे पास है ही क्या? थोड़ा बहुत जमीन है, उसको बेच करके क्या कर सकते हैं? जमीन को कोई बेचेगा तो फिर कैसे भविष्य गुजारा होगा? लेकिन विपत्ति में आदमी जमीन को बेच करके अपना इलाज करवाता है। तो ये जमीन जो है ना, वही हमारा आधार है, और जिसके पास जमीन नहीं वो निराधार है। इस बात को हमको समझना होगा। और इस जमीन के दम पर हम जो है वर्तमान में अमीर नहीं बन सकते, पावरफुल नहीं बन सकते, क्योंकि जमीन लगातार घटते क्रम में है। पैतृक संपत्ति होने के कारण से पीढ़ी दर पीढ़ी इसका बंटवारा होता है। एक चीज को हमको अच्छे से समझना होगा कि जब यह देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले हमारे गांवों में कोई कानून जब नहीं बना था, न जंगल के कानून नहीं बने थे, न जमीन के कानून नहीं बने थे, उसके पहले गांव में जितना जमीन दिखाई देता था, किसका था? हमारे पूर्वजों का था, हमारे गांव का था। जितना पहाड़ दिखाई देता था, हमारे गांव का पहाड़ था। जितना नदी दिखता था, जितना नाला दिखता था, हमारे गांव का नाला था। जितना जंगल दिखता था, हमारे गांव का जंगल था। लेकिन जब मुगल लोग आए, उसके बाद जब अंग्रेज लोग आए, तो जंगल के कानून बनाने लगे, जमीन के कानून बनाने लगे। जमीन के कानून के लिए उन्होंने राजस्व विभाग बनाया, जंगल के कानून के लिए वन विभाग बनाया, जल के कानून के लिए जल संसाधन विभाग बनाया। ऐसे प्रकार करके जो है हमारे जमीनों पर, जंगलों पर जो है शासन करने वाले लोगों ने कब्जा करना शुरू किया। अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया आजादी से पहले। तो हमारे लोगों ने जल और जंगल और जमीन की लड़ाई छेड़ा। उसी को जल जंगल जमीन की लड़ाई कहते हैं। हमारे पुरखा मानता था कि जल जंगल जमीन हमारा है, उस पर तुम कैसे कानून बना सकते हो। इसलिए जल जंगल और जमीन की लड़ाई शुरू हुआ। तो अंग्रेज जो है आदिवासियों की जो समस्याएं थी, उनकी बातों को समझा, और अंग्रेज इस बात को समझ करके बोला कि भाई जहां पर आदिवासी रहते हैं उस क्षेत्र में हम अपना कानून नहीं बनाएंगे, उसको अलग रखो। तो अंग्रेज लोग जो है जहां पर आदिवासी रहता था उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया, और वहां पर अपना कानून लागू नहीं किया। उसी बात को जब भारत आजाद हुआ, तो भारत का जब संविधान बना, उस संविधान में भी इस बात को डाला गया कि जहां जहां आदिवासी रहते हैं उस क्षेत्र में जंगल और जमीन के कानून नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जंगल और जमीन और जल जहां आदिवासी रहते हैं वो आदिवासियों की संपदा होगी, आदिवासियों की संपत्ति होगी। ऐसा मंशा के साथ 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाया गया। लेकिन वो कभी लागू ही नहीं हुआ। तो हमारे लोगों ने फिर जो है विरोध करना शुरू किया। तो फिर वो सेटलमेंट के कागज जब बनने लगे, उस दौरान जो है हमारे पूर्वजों को किसी को 50 एकड़, किसी को 60 एकड़ जमीन दिया जाने लगा। तो वो कुछ हद तक जो है संतुष्ट हो गए हमारे पूर्वज कि चलो यार अच्छा है, 50 एकड़ जमीन मिल गया। सबको जमीन आवंटित किया। सामंतवादी लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, जमींदार लोग थे, उनका जमीन छीन लिया सरकार। और जमीन छीन करके सबको, किसी को 50 एकड़, किसी को 60 एकड़ जमीन आवंटित किया। तो चूंकि जमींदारों से सताए हुए लोग थे,
बहुत से लोग तो खुशी हुई, यार चलो हमको जमीन मिल रहा है, 50 एकड़ जमीन मिल रहा है करके खुश हुए। और उस समय जब कोई कंपनी या सरकार जो है नौकरी के लिए वैकेंसी निकालता था तो कोई नौकरी में नहीं जाता कि इतना इतना जमीन की रखवाली कौन करेगा, खेती कौन करेगा करके नहीं जाते थे लोग। और पहले ही पीढ़ी में उस समय क्या क्या है कि जो है 10 जने, 12 जने, 8 जने, 9 जने बच्चा पैदा करते थे, 10-10 संतानें होती थी उस समय। तो पहली पीढ़ी में यदि 10 बच्चा पैदा हुआ, 10 बालक पैदा हुआ, तो 50 एकड़ जमीन का बंटवारा 10 लोगों में हुआ, क्योंकि पैतृक संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी सभी भाई बंटवारा मांगे। तो 50 एकड़ जमीन को यदि 10 बेटों में बांटा गया होगा तो कितना कितना जमीन मिलेगा एक एक बेटे को? 5 एकड़ जमीन। पहली पीढ़ी में 50 एकड़ जमीन 5 एकड़ में आ गया। फिर दूसरा पीढ़ी में 5 एकड़ जमीन, फिर यदि जो है 3 बेटे हुए तो 3 बेटों में बंटवारा हुआ, या 5 बेटे हो गए तो 5 बेटों में बंटवारा हुआ तो एक एक बेटों को मिलेगा एक एक एकड़। दूसरा पीढ़ी में 1 एकड़ हो गया। पहला पीढ़ी में बंटवारा हुआ तो 5-5 एकड़ हुआ और दूसरा पीढ़ी में 1-1 एकड़ हो गया। अब तीसरा पीढ़ी में 2 बेटों में भी बांटेंगे तो आधा एकड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3-4 पीढ़ी के बाद जो है ना जमीन इतना कम हो गया या कम हो जाएगा कि मरने के बाद उसको दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगा, और किसी कंपनी के टेंडर वाला मरघट में अपने परिजनों को दफनाने के लिए जलाने के लिए जाएगा तो वहां शुल्क पटाएगा, तब कहीं जाकर के उसके परिजन का अंतिम संस्कार होगा। जिस प्रकार से रेत खनन के लिए लाइसेंस होता है उसी प्रकार से मरघट का भी लाइसेंस होगा। जिस प्रकार से रेत खनन का टेंडर होता है उसी प्रकार से मरघट का भी टेंडर होगा, क्योंकि दफनाने के लिए जलाने के लिए कहीं जमीन ही नहीं बचेगा तो आदमी मरघट में ही ले जाएगा। और मरघट का व्यवसाय बहुत बड़ा व्यवसाय होगा, क्योंकि बीमारी भी बढ़ेगी, मरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, मरघट का व्यवसाय फलेगा फूलेगा। सोच के देखिए कितना खतरनाक चीज होने वाला है। कोरोना काल में आप लोग ट्रेलर देख ही चुके होंगे, मरघट में जलाने का 25,000, 15,000, 20,000 रुपया जो है एक एक 100 को जलाने का जो है चार्ज है। कई जगह जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। तो गरीब आदमी अपने परिजन को दफना भी नहीं पाएगा, जला भी नहीं पाएगा, नदी में बहा के आ जाएगा। ऐसा स्थिति भी आ सकता है। जमीन जो है फीट में बंटवारा होगा, फिर इंच में बंटवारा होगा, पैर रखने की जमीन नहीं होगा। तो क्या ऐसी स्थिति में कोई गांव में रहेगा? जब गांव में उसका जमीन ही नहीं रहेगा तो गांव में कोई रहेगा नहीं। जब गांव में कोई रहेगा नहीं, ये सभी किसानों के साथ होने वाला है। सभी किसान एक स्थिति ऐसा आएगा कि खेती करना बंद कर देगा और गांव को छोड़ करके शहर की तरफ चल देगा। गांव में जब कोई किसान खेती ही नहीं करेगा तो क्या गांव में कोई रहेगा? गांव में जब कोई रहेगा ही नहीं तो क्या गांव में 5वीं और 6वीं अनुसूची बचेगा? तो गांव में क्या जल जंगल जमीन के हमारे संवैधानिक अधिकार बचेगा? क्या गांव में हमारी बैगा गायता गुड़ी कोटवार हमारी जो व्यवस्था है क्या वो बचेगी? क्या हमारी संस्कृति बचेगा? क्या हमारे रीति रिवाज बचेंगे? क्या हमारी भाषा बचेगा? क्या हमारे रिश्ते नाते बचेंगे? शहर में तो कोई रिश्ता होता ही नहीं है ना। शहर में रहने वाले लोग सिर्फ 2 ही रिश्ते होते हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, स्त्री और पुरुष। फिल्मी दुनिया में आप देख ही रहे होंगे, वो किसी समाज को नहीं मानते, वो सिर्फ इतना मानते हैं कि वो स्त्री है ये पुरुष है, और स्त्री पुरुष होने के नाते दोनों में शादी संभव है। तो सामाजिक व्यवस्था में नहीं चलते शहर के लोग, वो स्त्री पुरुष
वाली व्यवस्था में चलते हैं। तो जब सामाजिक व्यवस्था ही नहीं बचेगा, सिर्फ स्त्री पुरुष ही बचेगा, तो कोई रिश्ते नाते ही नहीं बचेंगे, तो हमारा रूढ़ी प्रथा भी नहीं बचेगा। जब रूढ़ी प्रथा ही नहीं बचेगा तो किस संविधान हमारी रक्षा कर पाएगा? क्योंकि संविधान का पांचवे जो संविधान में जो आदिवासियों की जो रक्षा की बातें हैं वो हमारी रूढ़ी प्रथा से जुड़ा हुआ मामला है। जब तक हम में कबीलाई व्यवस्था दिखाई देगा, जब तक हम में रूढ़ी प्रथा दिखाई देगा, तभी तक हम शेड्यूल ट्राइब रहेंगे, तभी तक हम आदिवासी रहेंगे। उसके बाद तो हम पहचान ही नहीं आएंगे ना कि हम आदिवासी, तो आदिवासी तो फिर खत्म हो जाएगा। और हमारा जो विरोधी है, जो आदिवासियों को खत्म करना चाहता है, वो यही तो साजिश कर रहा है हजारों सालों से, और हम उस बात को समझ नहीं रहे हैं। हम सिर्फ आंदोलन धरना प्रदर्शन तक सीमित रह गए हैं, और उससे हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे आंदोलन करने से, हमारे धरना प्रदर्शन करने से वो हमको अधिकार दे देगा, सोचते हैं। उसके तो कान में जूं तक नहीं रेंगता। जिस प्रकार से कोई बच्चा रोता है तो बच्चे को चुप कराने के लिए झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब आदिवासी आंदोलन करता है तो आंदोलन करने वाले समाज के जो अगवा टाइप से लोग रहते हैं, उनको अपना पार्टी का जो टिकट दे करके झुनझुना पकड़ा देते हैं समाज के लोगों को। समाज खुश हो जाता है कि हमारे समाज का जो विधायक बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया करके, और उसी से दस्तखत करा करके हमारे गांव के जमीनों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। उसी का दस्तखत करा करके हमारे कानून को खत्म करने के लिए नया कानून बना लिया जाता है। उड़ीसा में एक कानून पास हुआ है अभी, जो है आदिवासियों की जमीन कोई भी खरीद सकता है, तो उसमें हमारे विधायक सांसद लोग साइन किए होंगे ना। उड़ीसा राज्य का मामला है, इसका मतलब हमारे विधायक लोग उसमें साइन किए होंगे। तो हमारी रक्षा न तो विधायिका हमको सुरक्षा दे पाएगा, न कोर्ट कचहरी हमको सुरक्षा दे पाएगा। हम अपने समाज का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना ले, फिर भी वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। वो हमारा सिर्फ एक झुनझुना की तरह होगा। हमारी रक्षा यदि कोई कर पाएगा तो हम स्वयं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही कर पाएंगे। अब जो है, जब गांव में सभी किसान खेती करना बंद कर देंगे तो सारी जनसंख्या शहर में चला जाएगा, तो शहर में दिन भर काम करेगा तो रात में सोएगा कहां? सोने की लड़ाई होगी ना। सड़क किनारे कोई सोएगा तो अपना जगह पहले से जो है रिजर्व करके रखेगा, और मेरी जगह आपकी जगह पर कोई दूसरा सो जाएगा तो मार पिटाई होगा, मर्डर होगा। सोने की जगह की लड़ाई होगा। अभी हम जल जंगल जमीन की लड़ाई, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में जब शहर में जनसंख्या बढ़ जाएगी, सोने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तो सड़क किनारे लोग पहले से चटाई बिछा करके अपनी जगह को, जिस प्रकार से बाजार में सब्जी बेचने वाले लोग जो है अपना जगह रिजर्व करके रखते हैं, उसी प्रकार से शहर में मजदूर लोग अपने सोने की जगह पहले से रिजर्व करके रखेंगे। उसकी जगह पर कोई दूसरा सोएगा तो हत्या होगा, मर्डर होगा। सोने की जगह के लिए लड़ाई होगी। भाषा, संस्कृति, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई ही खत्म हो जाएगा। ये भयानक संकट आने वाला है। इतना बड़ा जनसंख्या, इतना बड़ा आबादी लगातार जो बढ़ रहा है, उसको भोजन चाहिए होगा ना, और सभी किसान भोजन उगाना बंद कर देगा, भोजन पैदा करना जो है, अनाज पैदा करना बंद कर देगा, तो लोगों को तो अनाज ही चाहिए होगा, भोजन ही चाहिए होगा, तो भोजन कौन पैदा करेगा? बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग की शक्ल में एग्रीकल्चर ब्लॉक बना करके, जमीनों को अधिग्रहण करके वो अनाज पैदा करेगा, और अनाज पैदा करके उसको पैकेट में रेडीमेड फूड की तरह बाजार में लॉन्च करेगा। अलग अलग ब्रांड का जो है वो भोजन का पैकेट बाजार में लॉन्च करेगा। जिस प्रकार से चिप्स कुरकुरे का पैकेट आता है, अचार का डब्बा आता है, टमाटर का सॉस आता है, उसी प्रकार से आने वाले समय में बड़े बड़े उद्योगपति जो है भोजन का पैकेट बाजार में लॉन्च करेंगे। तो क्या उसको खरीद कर खाने के लिए हमारे पास पैसा होगा? शहर में शुद्ध पानी नहीं होगा तो पानी का पैकेट पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी उपयोग करना पड़ेगा।
बोतल वाला पानी में लोग नहाएंगे और बोतल वाला पानी पिएंगे। जो थोड़ा पैसा वाला होगा वो खुशबू वाला पानी से नहाएगा, क्योंकि एक बोतल पानी में नहाना पड़ेगा। स्प्रे जैसे जो आता है ना खुशबू वाला स्प्रे, वैसी स्प्रे डाल करके शरीर में उसको कपड़े से पोंछ देंगे, फिर उसका स्नान हो जाएगा। छोटा सा जैसे चश्मा पोंछने के लिए जो कपड़ा रहता है ना, चश्मा पोंछने के लिए छोटा सा कपड़ा रहता है, ठीक है, उसमें स्प्रे मारते हैं तो हल्का गीला हो जाता है, उसके बाद चश्मा को पोंछते हैं। बस उतने बड़े कपड़े को लोग स्प्रे वाला पानी से गीला करेंगे और पूरे जो अपने चेहरे को, आंख को, शरीर को पोंछ करके नहान करेगा, स्नान करेगा, है ना। वो चुल्लू भर पानी जो बोलते हैं उससे भी कम पानी, वो 10 बूंद पानी में उसको नहाना पड़ेगा। ये नौबत आ सकता है। अभी तक जो है हवा, पानी, भोजन को नेचर पैदा करता है, कुदरत पैदा करता है। पानी को किसने बनाया? कुदरत ने बनाया। ऑक्सीजन को किसने बनाया? कुदरत ने बनाया। भोजन को किसने बनाया? कुदरत ने बनाया। फूल गोभी में गोभी का गुण कुदरत ने भरा, टमाटर में टमाटर का गुण कुदरत ने भरा। हम तो सिर्फ अपने स्वाद के हिसाब से उसको पकाते हैं ना, लेकिन भोजन पैदा कौन करता है? कुदरत करता है। दवा कुदरत बनाता है। तुलसी को किसने बनाया? फैक्ट्री बनाया? नहीं, कुदरत ने बनाया। नीम किसने बनाया? कुदरत ने बनाया। अश्वगंधा, शतावरी किसने बनाया? कुदरत ने बनाया। तो हवा, पानी, भोजन, दवा ये कुदरत बनाता है, इंसान नहीं बनाता है। और इस धरती में इंसान को छोड़ करके कोई भी जीव जंतु हवा, पानी, भोजन और दवा को खरीदता और बेचता नहीं है। सिर्फ इंसान एक ऐसा प्राणी है जो इन चीजों को खरीदता और बेचता है। साथियों, ये प्राकृतिक संसाधन है, इसको सिर्फ कुदरत बनाता है, लेकिन अब जो है इन सारे चीजों को उद्योगपति अपने फैक्ट्री में बनाने लग गया है। बोतल का पानी उद्योगपति बनाता है, भोजन का पैकेट उद्योगपति बनाएगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर उद्योगपति बनाएगा, दवाई उद्योगपति बनाएगा, और उद्योगपतियों से खरीद करके उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में पीने लायक पानी नहीं मिलेगा, बाहर में खाने लायक भोजन नहीं मिलेगा, बाहर में इस्तेमाल करने लायक दवा नहीं मिलेगा, बाहर में शुद्ध हवा नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर पर्ची में लिखेगा कि मेडिकल स्टोर से फलाने ब्रांड का जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के पीठ में लटका करके चलना। जिस प्रकार से गर्दन में फ्रैक्चर हो जाता है तो एक पट्टी बांध देते हैं, गर्दन वाला जो है बेल्ट बांधते हैं। डॉक्टर बोलता है कि जब तक जो है गर्दन ठीक नहीं होगा तब तक जो है गर्दन की पट्टी को मत निकालना। उसी प्रकार से चारों तरफ प्रदूषण होगा, प्रदूषण ही प्रदूषण होगा, फेफड़े की बीमारी बढ़ेगी तो डॉक्टर बोलेगा कि भैया ऐसा करना कि बाहर का हवा मत लेना। जैसे किसी को सर्दी खांसी हो जाता है, चाहे किसी को पेट खराब होता है, तो डॉक्टर बोलता है कि भैया बाहर का भोजन मत करना, बाहर का पानी मत लेना, बाहर का खाना मत खाना। तो जब फेफड़े की बीमारी बढ़ेगी तो डॉक्टर ये भी बोलेगा, पर्ची में लिख करके बोलेगा कि बाहर का हवा मत लेना, बाहर का हवा बहुत खराब है, गंदा है, और फेफड़े की बीमारी बढ़ जाएगी। इसको समझ में नहीं आएगा कि फिर बाहर का हवा नहीं लेना है तो कहाँ का हवा लेना है? अंदर का हवा भी तो खराब है, अंदर और बाहर की हवा तो सब बराबर है। तो डॉक्टर से पूछेंगे कि भैया तो कहाँ का हवा लेना है, कहाँ का ऑक्सीजन लेना है, तो बोलेगा कि मेडिकल स्टोर से लेना है, दवाई दुकान से लेना है। तो कौन से ब्रांड का? तो ब्रांड के हिसाब से लेना पड़ेगा। और डॉक्टर बोलेगा कि सरकारी ऑक्सीजन का सिलेंडर मत लेना, उसमें कुछ ऑक्सीजन ही नहीं रहता है, बोलेगा फलाने ब्रांड का अच्छा रहता है, बोलेगा। इस प्रकार से जब हवा, पानी, भोजन और दवा को यदि उद्योगपति बनाएगा तो उद्योगपति तो धरती का भगवान हो जाएगा ना। और यदि उद्योगपति धरती का भगवान हो गया तो वो तय करेगा ना कि किसको जिंदा रखना है, किसको मारना है, किसको जहर वाला भोजन खिलाना है, किसको जो मोटापा वाला खाना खिलाना है।
जो भोजन पर कंट्रोल कर लेगा, जो पानी पर कंट्रोल कर लेगा, जो हवा पर कंट्रोल कर लेगा, जो स्वास्थ्य पर कंट्रोल कर लेगा, वो किसी देश के कानून संविधान को मानेगा? नहीं मानेगा ना। वो तो अपना कानून बनाएगा, अपने हिसाब से चलाएगा। किसी दिन लगेगा कि जनसंख्या बढ़ गया है, बीमार व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा कानून पास करवा दिया हो। अब जो बीमार होगा उसको मार डालेंगे, जो बूढ़ा हो जाएगा उसको मार डालेंगे, जो काम करने लायक व्यक्ति होगा उसी को ही जीवित रखा जाएगा। आप लोग केजीएफ एक फिल्म आया था साउथ इंडियन का, आप लोग देखे होंगे, बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत से लोग नहीं देखे होंगे। उसमें लोगों को बंधक बना करके मजदूरी करवाते थे, बहुत से लोग गुलाम थे उसके। तो उस केजीएफ में जो गुलाम मजदूर थे, तो वहां उसी व्यक्ति, उसी मजदूर को जिंदा रहने का अधिकार था जो शारीरिक रूप से काम कर सकता था। यदि वहां कोई बीमार पड़ जाता था तो उसको गोली मार देते थे, क्योंकि बीमार व्यक्ति वहां काम नहीं कर सकता था ना, वो बोझ बन के रह जाता, इसलिए गोली मार देते थे। बूढ़े व्यक्ति को गोली मार देते थे। वैसे आने वाले समय में जो स्वस्थ रहेगा, जो काम कर सकेगा फैक्ट्रियों में, उसी को जिंदा रखा जाएगा। जो बीमार पड़ जाएगा, जो बूढ़ा हो जाएगा, उसको गोली मार दिया जाएगा। ऐसा परिस्थिति आ सकता है। साथियों, इन सारे परिस्थितियों पर जो है गंभीर विचार करके हम लोगों ने प्लान बनाया कि अगर जो है आने वाले संकट से बचना है तो हमको इसका समाधान खोजना होगा। अब इतने बड़े संकट का समाधान कहाँ है पता है? ये संपूर्ण समस्या का समाधान न तो सरकार के पास है और न किसी नेता के पास है, न किसी कानून में है। इन सारे समस्याओं का समाधान यदि कहीं है तो आदिवासियों की गंड व्यवस्था में है, कबीला व्यवस्था में है। और वो कबीला व्यवस्था हमारे गांव में जीवित है। इन सारे समस्याओं का समाधान यदि कहीं है तो हमारे गांव में है, क्योंकि गांव में आज भी हमारे पास जो है पानी है, हवा है, जमीन है, खनिज है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है। यदि हम अपने गांव को इतना मजबूत कर लें कि बाजारवाद और उद्योगपति हम पर जो हावी ना हो सके, तो हम इन आने वाले भीषण संकट से बच सकते हैं और फिर से इस दुनिया का मालिक बन सकते हैं। यही सोच करके हमारी जो कबीलाई जो गण व्यवस्था है उसमें आर्थिक शब्द जोड़ते हुए आर्थिक गण व्यवस्था बनाया गया है। गण व्यवस्था मतलब आदिवासियों की कबीलाई व्यवस्था। सभी आदिवासी अपने अपने कबीलाई नियम के अनुसार, अपने समाज की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। उसको जैसे भील लोगों का भील गण समूह बोलते हैं, उरांव लोगों को उरांव गण समूह, संथाल लोगों को संथाल गण समूह, कंवर लोगों का कंवर गण समूह, नाग, इस प्रकार से टोटम पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को गण व्यवस्था कहते हैं। और इसमें जो है आर्थिक शब्द जोड़ करके इसको आर्थिक गण व्यवस्था के रूप में अपडेट किया गया है। साथियों, आर्थिक गण व्यवस्था में जो गांव में पहले से प्रचलित जो बरार व्यवस्था था, बरार मतलब जो है हर घर में घरों घर बराबरी से जो राशि या अनाज इकट्ठा किया जाता था गांव के सामुदायिक काम के लिए, उसको बरार कहा जाता है। तो ये बरार व्यवस्था को अपडेट करते हुए जो सिर्फ गांवों तक सीमित था उसको राष्ट्रीय लेवल पर विस्तारित किया गया। इसका बकायदा लिख करके हम लोगों ने जो है अधिनियम बनाया, सामाजिक नियम बनाया, उसको लागू किया और सरगुजा संभाग के 6 जिलों पर पहले जो है लागू किया। और जैसे ही हम लोगों ने 9 फरवरी 2020 को इसको लागू किया, उसके बाद जो है कोरोना काल के कारण से जो है पूरे लॉकडाउन लग गया पूरे देश भर में, पूरे विश्व में। तो विश्व भर में पूरा लॉकडाउन लग गया, लोग सड़क पर निकल नहीं सकते थे, फैक्ट्रियां बंद थे, सभी उद्योग बंद थे। उस समय हम लोगों ने इस आर्थिक गण व्यवस्था का जो बरार सिस्टम है उसको आर्थिक वेबिनार के माध्यम से हम लोगों ने संचालित करना शुरू किया।
और पूरे लॉकडाउन के दौरान जो है हम लोगों ने इस आर्थिक गण व्यवस्था को संचालित किया, बरार व्यवस्था को 6 जिलों में फैलाने का काम किया और लोग इससे जुड़े और देखते ही देखते इस बरार के रुपयों से इस समाज ने 3 बड़ी सामुदायिक कंपनियों का निर्माण किया, 3 बड़ी सामुदायिक कंपनियों का निर्माण किया। कोरोना काल में जिस समय दुनिया में ताला लगा था, उस समय सरगुजा संभाग के जो हमारे फाउंडर लोग हैं, वो लोग 3 बड़ी कंपनियों का निर्माण कर रहे थे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। निजी कंपनी कोई भी व्यक्ति बना सकता है, अकेले बना सकता है, अपने पत्नी के साथ बना सकता है, अपने भाई के साथ बना सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कोई भी बना सकता है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड या तो सरकार बना सकती है अथवा कोई समाज, संगठित समाज बना सकता है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता। तो हम लोगों ने सोचा कि जिस प्रकार से सरकार सरकारी कंपनी बना सकता है, जैसे सरकार का सरकारी कंपनी क्या है, एससीसीएल है, बीएसएनएल है, रेलवे है, तो जब सरकार सरकारी कंपनी बना सकता है तो हम समाज के लोग मिल करके सामुदायिक कंपनी क्यों नहीं बना सकते, ऐसा विचार करके ये 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का निर्माण किया गया। और इसका उद्देश्य है कि हम जब बाजार जाते हैं तो मुख्यतः 2 चीजों के लिए बाजार जाते हैं, या तो हम खरीदने जाते हैं अथवा बेचने जाते हैं। जब हम खरीदने जाते हैं तो भी व्यापारी ही रेट तय करता है कि कितना में वो देगा। जब हम अपने चीजों को बेचने जाते हैं, महुआ को बेचने गए, टोकनी को, बर्तन को, बांस की टोकनी को बेचने गए, तो भी सामने वाला ही तय करता है कि कितना में खरीदना है। जब हम बेचने जाते हैं तो भी वही रेट तय करता है, जब हम खरीदने जाते हैं तो भी वही रेट तय करता है। इसका मतलब जब हम खरीदने जाते हैं तो भी हमारा शोषण होता है, जब बेचने जाते हैं तो भी हमारा शोषण होता है। जब हम सर्विस लेने जाते हैं तो भी वही रेट तय करता है, जब हम सर्विस देने जाते हैं तो भी वही रेट तय करता है। इसका मतलब हम जो है जब सर्विस लेने जाते हैं तो भी हमारा शोषण होता है, देने जाते हैं तो भी हमारा शोषण होता है, खरीदने जाते हैं तो भी शोषण होता है, बेचने जाते हैं तो भी शोषण होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि आर्थिक गण व्यवस्था के तहत जो है हमको अपना खुद का बाजार का निर्माण करना होगा, क्योंकि रुपया लाने के लिए उद्योग व्यापार करना जरूरी है, और उद्योग व्यापार करने के लिए आपके हमारे पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी के अभाव और पूंजी के अभाव और बाजार के अभाव के कारण से हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो है समाज का खुद का बाजार होना चाहिए, ऐसा सोच करके 3 कंपनियों का निर्माण किया गया। पहला जो यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, जिसमें पूरे देश भर के 12 करोड़ आदिवासियों का बरार जमा होना है। दूसरा जो है कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, जिसमें हमारे जितने भी कच्चा माल है, वनोपज है, कृषि उपज है, उसको हम खुद जो है प्रोसेसिंग कर सके गांव में, और उसको पैकिंग करके प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग किया जा सके, होलसेल का और एजेंसी का काम किया जा सके। इसके लिए कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी बनाए गए। और तीसरा कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड कंपनी इसलिए बनाया गया क्योंकि जो है हम जो जितने भी सामान खरीदते हैं रिटेल के, वो हम अपने समाज के दुकान से खरीदें। और ये तीनों कंपनी मिल करके हर एक ब्लॉक में टीआरसी की स्थापना करेगा। टीआरसी ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, आदिवासी संसाधन केंद्र, जो भविष्य में 10 एकड़ से लेकर 100 एकड़ जमीन में किसी गांव को गोद लेकर के बनाया जाएगा। टीआरसी ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, इस टीआरसी के भीतर ही समाज के जो स्कूल होगा, कॉलेज होगा, खेल का मैदान होगा, सिनेमा घर होगा, रिसर्च सेंटर होंगे, प्रयोगशाला होगा, घास के मैदान होगा, झूला घर होगा, चिड़ियाघर होगा, सारा चीज इस टीआरसी के भीतर में होगा। कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड के जो है सुपर बाजार होंगे, जिसमें सभी प्रकार के सामानों की रिटेल बेस पर जो बिक्री की व्यवस्था होगी।
इसी टीआरसी के भीतर कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी के जो है सभी प्रकार के कच्चे मालों को खरीदने की, प्रोसेसिंग करने की, ब्रांडिंग करने की, मार्केटिंग करने की, निर्यात करने की व्यवस्था होगी। इसका मतलब जब हमारा किसी ब्लॉक में टीआरसी खुलेगा तो उस ब्लॉक के लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो टीआरसी में, सिनेमा देखने जाएंगे तो टीआरसी में, झूला झूलने जाएंगे तो टीआरसी में, क्रिकेट खेलने जाएंगे तो टीआरसी में, बच्चों को पढ़ाएंगे तो टीआरसी में, कपड़ा खरीदने जाएंगे तो टीआरसी में, जूता खरीदने जाएंगे तो टीआरसी में, अपने चीजों को बेचने जाएंगे, वहां बेचने जाएंगे तो टीआरसी में, सरसों बेचने जाएंगे तो टीआरसी में। तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ टीआरसी 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 ही जो है लोगों को सुनाई देने लगेगा, तो बाजार में आर्थिक नाकाबंदी हो जाएगी, बाजार में आर्थिक नाकेबंदी हो जाएगी और सारे जो पूंजी है जो बाहर की तरफ जाता है हमारा पैसा, वो हमारे समाज के खाते में आने लगेगा और अरबों खरबों का व्यापार होगा। तो ये समाज धनवान बन जाएगा, आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगा, तो इजराइल टाइप से पावरफुल हो जाएगा। इजराइल हमारे जो है छत्तीसगढ़ से 6.5 गुना छोटा है। इजराइल एक देश है और हमारे छत्तीसगढ़ से 6.5 गुना छोटा है। तो एक छत्तीसगढ़ में हम जो है 6 इजराइल के बराबर जो है हम ट्राइबलों की व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। मतलब इजराइल से 6 गुना बड़ा शक्तिशाली छत्तीसगढ़ हो सकता है, मध्य प्रदेश से उससे भी बड़ा शक्तिशाली हो सकता है। तो सोच के देखिए, भारत के 12 करोड़ आदिवासी यदि संगठित हो गए आर्थिक रूप से, तो अमेरिका रूस से भी ज्यादा शक्तिशाली आदिवासी हो सकता है। साथियों, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। आप सबको अपने अपने ब्लॉकों में टीआरसी खोलने के लिए प्लान करना है। टीआरसी खोलने के लिए आपको बड़े लेवल का टीआरसी के बारे में अभी प्लान नहीं करना है, इस छोटे लेवल से शुरू करना है। निश्चित रूप से आपके ब्लॉक में 50,000 आदिवासी होंगे। यदि 50,000 आदिवासी नहीं होंगे तो 30,000 तो आदिवासी होंगे ही। उन 30,000 आदिवासियों की सूची बनाना है आप लोगों को, और उस 30,000 लोगों को जो है जो टीआरसी खुलेगा उस टीआरसी में अपना पैसा निवेश करने के लिए कहना है। तो निश्चित रूप से 30,000 लोग अचानक जो है जुड़ेंगे नहीं। तो स्टार्टिंग में कम से कम आप 1,000 लोगों की सूची बनाइए। अब 1,000 लोग 10,000 रुपए मिलाइए, और 10,000 मिलाएंगे 1,000 लोग तो कितना होगा? 1 करोड़ होगा। और 1 करोड़ से पहला आपका टीआरसी कपड़े के सुपर बाजार से शुरू करना है। 1 करोड़ का कपड़े का सुपर बाजार खोलिए, फिर उसके माध्यम से बहुत से लोग जुड़ेंगे। तो ये 10,000 जो लगाएगा वो बिजनेस एसोसिएट कहलाएगा, और उस दुकान में 1 महीना में जितना बिक्री होगा उस बिक्री का 10% जितने लोग 10,000 लगाए रहेंगे उनको उतने भागों में बटेगा। तो 10,000 लगाने वालों को 1 भाग मिलेगा, 20,000 जो लगाया उसको डबल मिलेगा, 2 भाग मिलेगा, 30,000 लगाएगा उसको 3 भाग मिलेगा। इस प्रकार से जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उसको 10,000 के गुणांक में उतने ज्यादा हर महीना 10% का उसको जो है लाभ मिलेगा, बिक्री का लाभ को लाभ का बंटवारा होगा। ये बिजनेस एसोसिएट का प्लान। इसके अलावा जब भी वो 5 साल बाद अपने मूलधन को जब निकालना चाहेगा, बिजनेस एसोसिएट जो पैसा लगाया 10,000 उसको निकालना चाहेगा तो उसका वो पैसा रिटर्न होगा, वापस होगा। मतलब आपके पैसा टीआरसी में सुरक्षा निधि के रूप में जमा रहेगा। क्योंकि आप बिजनेस एसोसिएट बन रहे हैं तो आपका हम 10,000 रुपए गारंटी के रूप में जमा रहेगा। आपके पैसे से वहां सामान भराएगा और आपका सामान को बेच करके जो कमाई होगा, जो बिक्री होगा, उसका 10% आपको जो है महीना में जो है मिलेगा। जब छोड़ेंगे तो आपका पैसा वापस होगा। इस प्रकार से आपके ब्लॉक में पूंजी की व्यवस्था कैसे होगी वो भी प्लान बना हुआ है, और आप बड़ा आसानी से अपने ब्लॉक में टीआरसी खोल सकते हैं। सभी प्रकार के लाइसेंस बना बनाया है,
सेंट्रल ऑफिस प्रतापपुर रहेगा और जितने भी टीआरसी खुलेगा सब जो है इसका ब्रांच ऑफिस होगा और उसके एम्प्लॉय जो है उसके मैनेजर लोग मिल करके हर एक ब्रांच के टीआरसी को संचालित करेंगे और जो बिजनेस एसोसिएट होगा वो उस बिजनेस को बढ़ाने वाला जो एक प्रकार से पार्टनर की तरह होगा, मार्केटिंग पार्टनर की तरह होगा। इस प्रकार से बड़ा इजी से जो है आप लोग अपने ब्लॉक में टीआरसी खोल सकते हैं। यदि 1000 लोग नहीं मिले, 500 लोग ही मिले 20-20 हजार लगाने वाले, तो भी आपके पास 1 करोड़ का बजट होगा। और यदि 500 लोग भी नहीं मिले तो आप 100 लोग हो जाइए और 1-1 लाख रुपया लगा लीजिए तो भी 1 करोड़ हो जाएगा। यदि उतने लोग भी नहीं मिले तो 20 जने कर्मचारी हो जाइए, 20 कर्मचारी लोग या 20 रिटायरमेंट लोग या 20 किसान लोग 55 लाख रुपया मिला लीजिए। 20 लोग यदि 55 लाख रुपया मिलाएंगे तो कितना होगा? 1 करोड़ हो जाएगा। उससे भी कपड़े का सुपर बाजार खुल जाएगा। तो एक शुरुआत करना जरूरी है। एक बार शुरुआत होगा तो लोगों को जब दिखेगा कि जो है तो अच्छा चल रहा है, फायदा हो रहा है, तो लोग अपने से आकर के पूंजी लगाएंगे और जितना आपके ब्लॉक के लोग पूंजी लगाएंगे उतना बड़ा आपका टीआरसी बड़ा होते चला जाएगा। और एक स्थिति ऐसा आएगा कि आपके ब्लॉक के सारे दुकान उसी टीआरसी के अंदर समाहित हो जाएगा। जिस प्रकार से ब्लैक होल बड़े बड़े ग्रहों को खा जाता है ना, उसी प्रकार से आपके ब्लॉक का टीआरसी बड़े बड़े सामान्य लोगों की दुकानों को खा जाएगा और सारा चीज अपने टीआरसी में समाहित कर लेगा। इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, बर्तन, टीवी, फ्रिज के सारे दुकान आपके टीआरसी के भीतर हो जाएंगे। आपका ब्लॉक मजबूत हो जाएगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों लोग उसके जो है कार्यकर्ता होंगे, हर गांव गांव संगठित हो जाएगा। हर एक गांव में पारंपरिक ग्राम व्यवस्था का खाता खुलवाना है, हर एक गांव में जो है किसानों का भी संगठन बनाना है, पारंपरिक ग्राम सभा का भी संगठन बनाना है, युवाओं का भी संगठन बनाना है, युवतियों का संगठन बनाना है, महिलाओं का भी संगठन बनाना है। इस प्रकार से एक गांव में कम से कम जो है 50-60 लोग हमारे इस आर्थिक गण व्यवस्था के कार्यकारिणी मेंबर होंगे। 50-60 लोग एक एक गांव के पदाधिकारी होंगे। अब वो कनेक्ट होंगे ब्लॉक लेवल की टीआरसी से, तो आपके गांव का जो है पारंपरिक ग्राम सभा भी मजबूत हो जाएगा, गांव में सुमत भी हो जाएगी। गांव के एक भी कच्चे माल को आप बाहर बेचने नहीं देंगे, खुद ही खरीदेंगे। जितना हो सके आप प्रोसेसिंग करेंगे, जितना प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे ब्लॉक लेवल पर टीआरसी उसको प्रोसेसिंग करवाएगा और समाज के हर एक ब्रांड बन करके दवा बाजार में उतरेगा। सरसों से हम तेल बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं, बहुत से खाने पीने की चीजें बनाया जा सकता है, बिस्किट बनाया जा सकता है, कपड़े बनाया जा, हर एक चीज बनाया जा सकता है। हम ही उत्पादक होंगे और हम ही जो है विक्रेता होंगे और हमारे 12 करोड़ ट्राइब लोग जो है इसके मालिक होंगे और खुद भी ग्राहक भी होंगे। इस प्रकार से हम बड़े बड़े राष्ट्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं ट्राइबल लोग। इसी व्यवस्था का नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। साथियों, इसका प्रतिदिन वेबिनार होता है, उसका 1000वां कड़ी है आज और ये लगातार चल रहे हैं और लगातार नए नए साथी लोग जुड़ते चले जाते हैं। ये गौरव की बात है। और जितने लोग इसके जो है शेयर होल्डर बनेंगे तो इसमें शेयर का भी व्यवस्था है, आप इसके मालिक शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। हमारे यूटीजी को यदि आप बरात देते हैं तो आपको आयकर में छूट मिलेगा। बहुत से कर्मचारी लोग हैं जो 50,000, 60,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। इतना पैसा यदि सरकार को आप देते हैं तो क्या सरकार आपका कहीं पर मूर्ति बना देता है, आपको जयमाला पहनाता है? नहीं ना। लेकिन उतना पैसा यदि आप जो है सरकार को इनकम टैक्स देने के बजाय यदि यूटीजीए को, यूनाइटेड ट्राइब को यदि डोनेट कर देते हैं आप, तो आपको आयकर में 50% की छूट मिलेगी। 80G का लाइसेंस जिसको बोलते हैं, 80C का लाइसेंस नहीं, 80C में तो आपका LIC का मिल सकता है। हम 80G की बात कर रहे हैं जिस पर जो है आप डोनेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री राहत कोष को डोनेट करते हैं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है
निधि को आप डोनेशन देते हैं, उसी प्रकार से यूटीजीए को भी लाइसेंस प्राप्त है, उसको भी आप डोनेशन दे सकते हैं, आपको आयकर में 50% की छूट मिलेगी। आपके पैसों से आपका समाज मजबूत होगा, समाज में नाम रोशन होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा, बड़े बड़े रिसर्चर पैदा होंगे, वैज्ञानिक पैदा होंगे, समाज के बच्चे जो है तो समाज तरक्की की तरफ बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा आर्थिक गण व्यवस्था जो है भूतकाल की घटनाओं को भी बताता है, वर्तमान को भी बताता है और भविष्य को भी बताता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाता बल्कि प्रॉब्लम का समाधान भी देता है। बहुत से सभाओं में आप सिर्फ प्रॉब्लम सुनते होंगे, समाधान नहीं मिलता। ये आपको प्रॉब्लम बताता भी है, प्रॉब्लम का समाधान भी देता है, और सिर्फ समाधान ही नहीं देता बल्कि करके दिखाता है। हम पहले करते हैं, उसके बाद उसको जो है समाज में लॉन्च करते हैं। पहले प्रयोग करते हैं, पहले 6 जिलों में हमने बरार सिस्टम को प्रयोग किया, उसके बाद पूरे राष्ट्रीय लेवल पर विस्तारीकरण किए। तो पहले हम जो है कई जगह टीआरसी खोल लिए, उसके बाद फिर समाज में सूरजपुर ब्लॉक में टीआरसी खुला हुआ है, प्रेमनगर में टीआरसी खुला हुआ है, प्रतापपुर में टीआरसी खुला हुआ है, भानु प्रतापपुर में टीआरसी खुला हुआ है, रामचंद्रपुर ब्लॉक डिंडो में टीआरसी खुला हुआ है, और मार्च से पहले कम से कम 20 टीआरसी खोलने का प्रस्ताव अभी हमारे पास आ चुका है, और लगातार वो लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत तेजी से टीआरसी खुलता है। अन्य संस्था खोलने में बहुत समय लगता होगा, लेकिन टीआरसी खोलने में मुश्किल से 1 महीना लगेगा बस। आप लोग 20 लोग हो जाइए, 25 लोग हो जाइए, 30 लोग हो जाइए, 50 लाख हो जाइए, अपना पैसा मिलाइए और टीआरसी खोलिए, बहुत कुछ ज्यादा समय नहीं लगना है, 1 महीना के भीतर में आपका टीआरसी खुल जाएगा। इतना सरल आर्थिक गण व्यवस्था को बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसमें उद्योगपति बन सकता है। समाज का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने ब्लॉक में टीआरसी खोल सकता है। इतना सरल, पूंजी की कभी कभी होगा ही नहीं, ऐसा व्यवस्था बनाया गया है। अभी तक व्यापार करने के लिए बैंक का चक्कर काटना पड़ता है, लोन खोजना पड़ता है, लेकिन एक बार जब ये टीआरसी खुल गया, बन गया, आर्थिक गण व्यवस्था सफल हो गया, तो न तो किसी को पूंजी के लिए भटकना पड़ेगा, न दर दर ठोकर खाना पड़ेगा। समाज का खुद का बैंक होगा, इंश्योरेंस कंपनी होगा, सारा चीज होगा। इसलिए साथियों, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक गण व्यवस्था का ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। भले वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी वैज्ञानिक किस्म का प्राणी क्यों ना हो, समाज का पीएचडी किया हो, कॉमर्स में जो है पीएचडी किया हुआ हो, इकोनॉमी में पीएचडी किया हो, फिर भी उसको आर्थिक गण व्यवस्था का ट्रेनिंग लेना जरूरी है। क्योंकि ट्रेनिंग नहीं लेगा तो सही रास्ते पर नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं दूसरे जगह वो नौकरी करेगा। आप किसी भी संगठन का व्यक्ति हो, आदिवासी समाज के किसी भी संगठन के पदाधिकारी हो, किसी भी संगठन के आप कार्यकर्ता हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी में जुड़े हो, आदिवासी होकर भी कई तो धर्म में यदि जुड़े हुए हो, फिर भी आप सबको आर्थिक गण व्यवस्था की ट्रेनिंग लेना होगा। 12 करोड़ आदिवासियों को आर्थिक गण व्यवस्था का बेसिक जो ट्रेनिंग होता है 2 दिन का, वो ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है। यदि हम ट्रेनिंग नहीं ले पाए, इसका मतलब हम सामाजिक अपराधी की तरह होंगे, हम आने वाला पीढ़ी को अंधेरे में डाल रहे होंगे। बहुत से लोगों को अहम होता है कि हम तो भाई ज्यादा जानते हैं, हम सीनियर लोग हैं, अभी के बच्चे हम लोगों को क्या सिखाएंगे। वो सारे चीज को डिलीट कर करके, कितनों भी हम होशियार हो, सारे होशियार किनारे करके आप लोगों को 2 दिन का बेसिक ट्रेनिंग लेना जरूरी है। चाहे आप शेयर होल्डर हो, चाहे बिजनेस एसोसिएट हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सभी को आर्थिक गण व्यवस्था ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि यदि हम नहीं लेते हैं तो 2 पीढ़ी के बाद हम अपने जल जंगल जमीन को खो चुके रहेंगे, गांव को खो चुके रहेंगे, और शहर में कैफिन हाउस में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, पिंजड़े में कैद रहने के लिए कैदी की तरह रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उद्योगपतियों के बनाए हुए भोजन का पैकेट नहीं कहलाएगा, बल्कि आदमी चारा कहलाएगा। जिस प्रकार से मुर्गी चारा आता है, पशु चारा आता है, उसी प्रकार से बड़े बड़े उद्योगपति हमको जिंदा रखने के लिए आदमी चारा लॉन्च करेगा। उसको हम खा करके जीवित रहेंगे और पिंजड़े में खुद को पैर कैद करके रात में चैन की नींद सोएंगे। ये परिस्थिति में अगर जाने से बचना है तो प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक गण व्यवस्था में जोड़ना होगा। जो नहीं जुड़ता है उसको प्रशिक्षित करना होगा, कैसे करके उसके पीछे लगना होगा, उसको जोड़ना होगा।
तभी हम इस भीषण संकट से बच सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साथियों, चूंकि वेबिनार में बहुत सी चीजें कहा नहीं जा सकता, बहुत लंबा विषय है ये, इसलिए बस मैं इतना ही आज का जो है बात को यहीं तक रखूंगा। और विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारा हर महीना जो होता है बेसिक ट्रेनिंग, उसमें आप लोग शामिल होइएगा। सबको सादर सेवा जो आ रहे हैं, हमारे जितने भी पुराने साथी लोग हैं, नए साथी लोग हैं, जो लगातार इस आर्थिक गण व्यवस्था के जो वेबिनार है उसको अखंड, जैसे अखंड ज्योत सुने होंगे ना, अखंड नवाधार रामायण, हमारे छत्तीसगढ़ में अखंड नवाधार रामायण चलता है, ठीक है, अखंड ज्योत जला करके रखते हैं कई ठो मंदिरों में। उसी प्रकार से हमारा जो आर्थिक गण व्यवस्था अखंड तरीके से, बीच में खंडित नहीं होता है, लगातार निरंतर जो चलते रहता है, उस टाइप से ये वेबिनार चल रहा है। और आने वाले कई पीढ़ियों तक, युगों युगों तक ये आर्थिक वेबिनार चलता रहे, ऐसा हम मानते हैं। और इसको संचालित करने वाले हमारे जितने भी साथी लोग हैं, जो लगातार इसका वेबिनार का लिंक बनाते हैं, मास्टर ट्रेनरों की सूची बनाते हैं, लोगों को मैसेज करके वेबिनार में जुड़ने के लिए कहते हैं, और अपना समय निकाल करके इसका पोस्टर बनाते हैं, इसका पूरा प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, उन तमाम साथी लोग जो पूरा टीम मिल करके सारा चीज को कर रहा है, उन सबको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग ऐसी जो है इस वेबिनार को अखंड तरीके से चलाते रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको सादर से बधाई।